जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस। आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और अपनी स्टडी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे ब्रिजेशियन, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरटीएससी 2024 के एग्जाम की तैयारी इस समय चल रही है और ये एग्जाम आपकी केवल आरटीएससी में ही नहीं फायदा देगी। ये पढ़ाई केवल आरटीएससी के लिए नहीं हो रही है, ये पढ़ाई आपकी जीत के लिए हो रही है, आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो रही है। आप इसीलिए इस बार जो साथियों सिलेबस रखा गया है आरटीएससी के द्वारा, मतलब बीएससी की तरफ एग्जाम कराया जा रहा है आरटीएससी, उसके अंदर जो सिलेबस रखा गया है वो सोच के ये रखा गया है कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। बहुत सारे बच्चे कंपटीशन एग्जाम इसलिए नहीं दे पाते हैं, होने वाले छोटे मोटे कंपटीशन एग्जाम, क्यों कहते हैं यार हमारे ये जो हम पढ़ेंगे इस एग्जाम के लिए वो हमारे बोर्ड के लिए नहीं फायदा करेगा। इसीलिए बीएससी ने संघर्ष किया और यह फैसला लिया आपके लिए कि जो आप पढ़ेंगे आरटीएससी एग्जाम के लिए वो फायदा करेगा डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चूंकि मैथ का सिलेबस इस समय चल रहा है और मैथ के सिलेबस में इससे पहले हम लोग ट्राइंगल्स को पढ़ के रखे हैं, कोण को पढ़ के रखे हैं और क्षेत्रफल को मैंने उसी में निकालना सब कुछ बता दिया था। अब मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, आज पढ़ाऊंगा दो चरमे रैखिक समीकरण। ये चाहे आप क्लास 10th के हो, 10th के हो, ये सब आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और आरटीएससी 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हेडिंग लगाइए। हेडिंग क्या लगाएंगे साथियों? दो चर में रैखिक समीकरण। क्या लगाएंगे? दो चर। क्या लिखेंगे? दो चर में रैखिक समीकरण। दो चर में रैखिक समीकरण। चलिए सबसे पहले इन शब्दों का अर्थ समझता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले साथियों रैखिक क्या होता है, उससे पहले ये चर क्या होता है। चर समझेंगे तो दो चर समझ जाएंगे, उसके बाद रैखिक ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। चर क्या होता है तो लिखेंगे जिसका क्या, जिसका मान परिवर्तित क्या, परिवर्तित हो सके या हो जाता है। अब साथियों आपने मैथ में इसको बोलते हैं साथियों वायरेबल्स। क्या बोलते हैं? इंग्लिश वाले याद रखिए वायरेबल्स बोलते हैं, हिंदी वाले चर बोलते हैं। आपने इसके बारे में ऑलरेडी जान के रखा होगा। चर क्या होता है? इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी लेटर, एक्स वाई जेड, एबीसीडी, एम एन, एक्स वाई, कुछ भी आप बोल दें, इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी लेटर साथियों वो क्या होगा? वायरेबल्स की गिनती में आएगा। आप कभी कभी किसी सवाल में देखेंगे एक्स मान लिया जाता है, कभी कभी ए मान लिया जाता है, कभी कभी वाई मान लिया जाता है, कभी कभी टी मान लिया जाता है। वो सब क्या है? क्या कभी इसका मान स्थिर क्यों नहीं है? क्योंकि ये चर है, अचर नहीं है। अचर किसे कहते हैं? जिसका मान ना परिवर्तित हो। जैसे संख्याएं, 5 कभी 6 नहीं हो सकता। 5 से 6 लिखोगे उसका मान बदल ही जाएगा, उसका पूरा सवाल का डॉक्यूमेंट्स ही बदल जाएगा। तो जो अचर होता है वो नंबर्स होता है, जो चर होता है वायरेबल्स होता है वो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स होते हैं, मतलब इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर होते हैं साथियों। इतना आपको क्लियर हुआ? तो चर पता चला, दो चर। अब जो सवाल हम पढ़ेंगे उसमें दो चर होंगे, एक्स वाई होगा, यम एन हो सकता है, ए बी हो सकता है, आर एस हो सकता है, एस टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब इंग्लिश अल्फाबेट का कोई दो लेटर्स एक साथ हो सकते हैं, वही हो गया दो चर। क्या हो गया? दो चर। रैखिक समीकरण क्या है? रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? लीनियर, जिसे लाइनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइनर। लाइनर इक्वेशंस क्या होते हैं? वे इक्वेशंस जिनकी पावर क्या हो? एक हो। जिस समीकरण का सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ी घात एक होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। अर्थात मतलब ये हुआ कि वह समीकरण साथियों जिसके ऊपर कोई पावर ना हो, जिसके ऊपर कोई घात ना हो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। एक सभी ये पूरे टॉपिक का दो उदाहरण मैं आपको पहले देता हूं कुछ इस प्रकार से कि मान लेते हैं कि x प्लस 2y इक्वल टू 10 हो सकता है। हो गया समीकरण, दो चर में रैखिक समीकरण। लेकिन जो क्लास 10th में टॉपिक्स है वो क्या है? दो चर में, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दे के रखा है। वहां पे जोड़ा वाला सवाल दे के रखा है, यहाँ पे जोड़ा वाला सवाल तो नहीं है लेकिन उसको भी मैं सिखाऊंगा।
कभी कभी उससे सवाल आ गया तो क्या करोगे? सब कुछ सिखाऊंगा, बने रहना पूरी क्लास को देखकर तब जाना। दूसरा पूछ सकता है कि 2a प्लस 3b इक्वल 9, ये समीकरण हो गया। ये क्या है? ये दोनों उदाहरण दो चर में रैखिक समीकरण एक में। भैया दो चर तो समझ में आ गया कि ए एक्स वाई हो गया, या ए बी एम एन एस टी आर एस यू बी कुछ भी हो सकता है। इंग्लिश अल्फाबेट का, अंग्रेजी और वर्णमाला का कोई भी अक्षर हो सकता है। लेकिन भैया यह रैखिक समीकरण युग्म कैसे हुआ? यह रैखिक समीकरण युग्म कैसे हुआ? तो भैया समझ लो, रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं? युग्म तो नहीं है, ये रैखिक समीकरण क्यों है? मैंने अभी बताया, वह समीकरण जिसकी सबसे बड़ी पावर एक हो या कोई पावर ना हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। भैया बताओ, यहाँ पे कोई पावर लगा है? एक्स के ऊपर कोई पावर है? जी नहीं। एक्स वाई के ऊपर कोई पावर है? जी नहीं। तो जब कोई पावर ही नहीं तो कौन सा समीकरण है? रैखिक समीकरण है। रैखिक मतलब सीधा, कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई अप नहीं, ना कोई डाउन। तो देखो मेरे भाई, एक्स और वाई के ऊपर कोई पावर नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, तो क्या है? रैखिक समीकरण है। तो वह समीकरण जिसके ऊपर सबसे बड़ी पावर एक हो या कोई पावर ना हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो रैखिक समीकरण से संबंधित जो मैंने परिभाषाएं बताना था मैंने बता दिया। दो चर क्या होंगे? कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट के दो अक्षर एक साथ समीकरण में होते हैं, वो भी साथियों प्लस या माइनस के साथ, तो क्या होता है? दो चर में रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है साथियों। तो आप समझ गए दो चर में रैखिक समीकरण युग्म कैसे कहते हैं, रैखिक समीकरण युग्म कैसे कहते हैं, ये आप समझ गए। अब इसके ऊपर हम लोग सवाल को हल करना शुरू करते हैं और आइए सीखते हैं। सिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले साथियों आपके लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं किसी भी रैखिक समीकरण के कब दो हल होंगे, कब एक हल होगा, कब अनेक हल होगा, कब संगत होगा, कब असंगत होगा। साथियों ध्यान दीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है प्यारे मित्रों। अब देखिए साथियों, अगर साथियों हमारे पास कोई दो रैखिक समीकरण है, कितने हैं? दो रैखिक समीकरण है और हमें बताना है इनके कितने हल होंगे, इनके कितने हल होंगे, वो कैसे बताएंगे ध्यान रखिएगा। अगर साथियों a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 का, तो इसे बोलेंगे प्रतिच्छेदन। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदन। ध्यान रखिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम का भी काम करेगा। प्रतिच्छेदन क्या? प्रतिच्छेदन। अगर कोई रेखा है साथियों, दो रैखिक समीकरण है जिसमें a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 का, तो प्रतिच्छेदन होगा। प्रतिच्छेदन होगा तो केवल एक हल होगा। कितना? केवल एक हल, ओनली वन सॉल्यूशन, और केवल एक हल होगा। अब इसके आगे पढ़ेंगे, अगर a1 साथियों बराबर a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 का और बराबर है साथियों c1 अपान c2 का, तो कितने हल होंगे? इसके साथियों अनेक हल होंगे। इसको बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं साथियों? संपाती। ध्यान देखिए, इसके कितने होंगे? अनेक हल। अनेक हल कितने होंगे? अनेक हल। अगर a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 का, तो प्रतिच्छेदन होगा। प्रतिच्छेदन है तो केवल एक हल होगा। इसके आगे अगर a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 और ये बराबर है c1 अपान c2, तो ये संपाती होगा, और संपाती है तो इसके अनेक हल होंगे। वो अगर साथियों केवल एक हल है या अनेक हल है तो संगत होगा। क्या होगा? मतलब अगर कोई साथियों रैखिक समीकरण क्या है? प्रतिच्छेदन है या संपाती है तो संगत जरूर होगा। इसी क्रम में आगे देखिए, अगर साथियों a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 का बट बराबर नहीं है c1 अपान c2 का, तो क्या होगा? समांतर होगा। क्या होगा? समांतर होगा। और समांतर है तो कोई हल नहीं होगा। क्या? कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं है तो क्या है? असंगत है। क्या है साथियों? असंगत है। चलिए एक ही चाहती हो, एक ही टाइप से मैंने आपको सिखा दिया, संगत कब होगा, असंगत कब होगा,
कब एक हल होंगे, कब अनेक हल होंगे, कब कोई हल नहीं होगा, कब समांतर होगा, कब संपाती होगा, कब प्रतिच्छेदन, मैंने सब कुछ बताया। क्या बताया? जब a1 a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, तब रेखा प्रतिच्छेदन होगा, और रेखा प्रतिच्छेदन है तो केवल एक हल होगा, केवल एक हल है तो संगत होगा साथियों। फिर क्या है? अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2 तो ये संपाती होगा, इसके अनेक हल होंगे, और अनेक हल और केवल एक हल वाले को संगत कहते हैं। फिर इसी के बाद a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो ये समांतर होगा और इसका कोई हल नहीं होगा, और ये कैसा होगा? असंगत होगा। अगर आप परेशान न हो तो इस पे कुछ उदाहरण करके दिखा दूं आपको। करिए भैया करिए, दिखा दूं। चलिए उदाहरण लेता हूं कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। अब हमें दिखाना है, पता करना है इसके कितने हल होंगे, इसके कितने हल होंगे। तो देखिए ये समीकरण 1 है साथियों, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 से a1 b1 c1 निकलेगा, तो a1 बराबर सूत्र कितना है? 2 दे के रखा है। हम संगत को लेंगे, संगत गुणांक को लेंगे, संगत की संख्या को लेंगे, एक्स वाई को नहीं लेंगे। b1 का मान यहाँ पर 3 दे के रखा है, c1 का मान 10 दे के रखा है पहले लाइन से। दूसरी लाइन से देखिए a2 का मान 3, b2 का मान 2, c2 का मान 5। सूत्र क्या होता है? सूत्र तो कॉमन होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे साथियों, तो a1 का a का मान कितना है? 2, a2 का मान कितना है? 3, b1 का मान कितना है? 3, b2 का मान कितना है? 2, c1 का मान कितना है? 10, c2 का मान कितना है? 5। सबसे पहले अगर साथियों हम 2 कदम चले और 2 कदम पर ही काम बन जाए, तीसरा कदम रखेंगे जी लौट आएंगे? नहीं रखेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम इसी को 2 को देखेंगे, क्या ये 2 बराबर है? भैया ये 2/3 है, ये 3/2 बराबर नहीं है, कट लगा दो। कट लगा दो तो आप क्या लिखेंगे? चूंकि यहां पर चूंकि यहां पर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए क्या? इसलिए यह रैखिक समीकरण, क्या? यह रैखिक समीकरण क्या है? रैखिक समीकरण प्रतिच्छेदन है। क्या? प्रतिच्छेदन है। क्या साथियों? समीकरण क्या है? प्रतिच्छेदन है। प्रतिच्छेदन है साथियों, तो हल क्या होगा? केवल एक हल होगा, और केवल एक हल है तो क्या है? संगत है। मतलब है साथियों क्या ये आरटीएससी एग्जाम के लिए इतना करवाएंगे? जी नहीं, आरटीएससी एग्जाम में तो यहीं पे पता लगा लेंगे, फटाक से टिक लगा देंगे, केवल एक हल है, संगत है या प्रतिच्छेदन है। लेकिन ये सारा जो मैं लिख के बताया हूं ना, ये बोर्ड एग्जाम में ऐसा लिखना है आपको। बोर्ड एग्जाम में जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तब की बात बता रहा हूँ। लेकिन आरटीएससी में 4 ऑप्शन देंगे, नंबर 1 केवल एक हल, नंबर 2 अनेक हल, नंबर 3 कोई हल नहीं, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। आपके पास ऑप्शन नंबर 1 होगा, उस पर आप टिक लगा दीजिएगा, केवल एक हल। तो केवल एक हल कैसे पता चला? क्योंकि साथियों यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, और ये क्या है? प्रतिच्छेदन है। और जो रैखिक समीकरण प्रतिच्छेदन होता है उसके केवल एक हल होता है, और वह संगत होता है। भैया बताओ, अब पहचान जाओगे संगत असंगत। संगत संगत कब होगा? जब अनेक हल हो या एक हल हो तो संगत होगा, कोई हल नहीं तो क्या होगा? असंगत होगा। आप कोई भी सवाल इस तरीके से लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे? क्या आप पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे? कितने हल होंगे, कौन संगत होगा, कौन असंगत होगा? एक सवाल देता हूं, कमेंट बॉक्स में जवाब बताइए। लिखा है 4x - 3y = 20। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 8x - 6y = 40।
बताओ भाई, ये जो रैखिक समीकरण है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। बताओ ये रैखिक समीकरण जो मैंने आपको दिया है, ये रैखिक समीकरण ये संगत है कि असंगत है? इसके कितने हल होंगे? ये संगत है कि असंगत है? इसके कितने हल होंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके जवाब का इंतजार जरूर करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सवाल का जवाब सही निकलेगा तो आपको थम्स अप मिलेगा, आपको लाइक कर दूंगा मैं, तो जान जाइएगा मेरा आंसर सही है। और अगर आप जान गए आपका आंसर सही है तो आप बहुत सारे सवाल लगा पाएंगे, आपका बोर्ड एग्जाम में फायदा होगा और आरटीएससी एग्जाम में भी फायदा हो जाएगा। तो साथियों जो भी पढ़े, साथियों अभी जो मैं आपको पढ़ाया हूँ, जो समझाया हूँ, बहुत आसान तरीके से समझाया हूँ। सीधा सीधा a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, तो प्रतिच्छेदन होगा। प्रतिच्छेदन है तो केवल एक हल होगा, साथ में संगत होगा। दूसरी बात, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा, तो संपाती होगा। संपाती होगा तो अनेक हल होगा, अनेक हल होगा तो संगत जरूर होगा साथियों। फिर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का, तो ये समांतर होगा। क्या होगा? समांतर होगा। और समांतर है तो कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं तो असंगत है। बताओ भाई, संगत असंगत, प्रतिच्छेदन, संपाती, समांतर, अनेक हल, कोई हल नहीं या केवल एक हल, आप पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे? क्या भी आपने सीखा कि नहीं सीखा? तो रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? रैखिक समीकरण किसे कहते हैं साथियों? यदि किसी समीकरण का सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी घात कितनी हो, एक हो, तो क्या होगा? रैखिक समीकरण होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण हो किसे कहते हैं? एक ऐसा रैखिक समीकरण है जिसमें साथियों दो चर हो, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। चर किसे कहते हैं? जिसका मान परिवर्तित हो सके। किसका मान परिवर्तित होगा साथियों? इंग्लिश के, अंग्रेजी के अल्फाबेट के जितने भी लेटर्स होते हैं वो साथियों चर के रूप में आते हैं। क्या इतना मैंने जो बताया आपको समझ में आया या नहीं आया? इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सिखाता हूं साथियों प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं साथियों प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। मेरे प्यारे ब्रिजेशन से टॉपर, जो अब मैं सिखाने जा रहा हूं वो मैं सिखाऊंगा आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। मेरे पास दो सवाल है साथियों। पहला सवाल ये, दूसरा सवाल क्या है? इस प्रकार से मैं इसको हल करूंगा प्रतिस्थापन विधि से और मैं इसको हल करूंगा साथियों विलोपन विधि से। तो पहले मैं हल करने जा रहा हूं आपके सामने प्रतिस्थापन विधि, और एक विधि जो मैं आपको बताऊंगा ये प्रतिस्थापन विधि, कोई भी सवाल होगा लागू उसी तरीके से होगा जैसे मैं बताने जा रहा हूँ। सवाल क्या है आपके पास साथियों? लिखा है 2x + 3y बराबर 13, और यहाँ पर साथियों सवाल लिखा है 4x - y बराबर 5। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब प्यारे मित्रों प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है? सबसे पहले हमें x का मान चाहिए किसी भी समीकरण से। तो सबसे पहले समीकरण 1 से x का मान लेने पे लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान लेने पर, ध्यान दीजिएगा, लेने पर। अब साथियों हमें चाहिए 2x + 3y बराबर 13 है। हमें चाहिए x का मान, तो हमें y तो उधर भेजना पड़ेगा, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये जाएगा 2x बराबर 13 - 3y। हमें केवल x का मान चाहिए, तो इधर हमारे पास 2x है, 2 नीचे आ जाएगा, x बराबर 13 - 3y, नीचे का 2। हमारे पास x का जो मान आ गया साथियों, अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। हिंदी जो मैं लिख रहा हूं ध्यान दीजिए, हिंदी वही लिखा जाएगा, हिंदी किसी भी सवाल में नहीं बदलेगा। यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे x का मान, क्या x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ध्यान दीजिएगा समीकरण 2 क्या है साथियों? समीकरण 2 हमारे पास है 4x - y = 5। 4x का मान कितना है साथियों? 13 - 3y, नीचे का 2 - y = 5। आगे देखिए 13 चौको 52 हो जाएगा साथियों, -4 तो 12 हो जाएगा, 12y -2 2 1 कम 2, 2y बराबर 5 दूनी 10। ये 2 है तिर्यक गुणा दोनों से होगा, इसको हल करेंगे तो 52 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा साथियों? यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस माइनस प्लस होगा। कितना होगा? माइनस माइनस प्लस। सवाल सही उतारा गया है, सवाल एकदम सही, आप घबराइए नहीं। तो सिर्फ तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ का 14y हो जाएगा बराबर में 10।
ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -14 y बराबर साथियों ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 52, -14 y बराबर प्लस माइनस माइनस 52 में से 10 जाएगा, माइनस का 42 बचेगा, 14 एकम 14, 14 3 42, तो y का मान कितना आया, y का मान 3 आया, कितना आया, y का मान 3। अब इस y के मान को क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा ये साथियों, तो x बराबर 13 माइनस 3 गुणे कितना है 3 रखेंगे नीचे 2, तो x बराबर 13 माइनस 3 का 9 नीचे का 2, तो x बराबर 13 में से 9 जाएगा 4/2, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना है 2, x का मान 2 आएगा और y का मान 3 आएगा। बहुत ही आसान है साथियों, प्रतिस्थापन विधि में कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले जो सवाल होता है इसमें लिखेंगे समीकरण 1 और 2, फिर क्या करेंगे समीकरण 1 से x का मान लेने पर ये लिखना जरूरी है, फिर क्या करेंगे हमें x का मान चाहिए तो y का मान को ट्रांसफर करेंगे, इधर प्लस में उधर हो जाएगा माइनस में, अगर इधर माइनस में होता तो उधर वो प्लस में हो जाता, मैंने ये किया। हमें केवल x का मान चाहिए तो हम यहाँ से 2 को हटा के इसके नीचे लिख देंगे, फिर हमारा जो x का मान निकला है इस x के मान को समीकरण 2 में पुट करेंगे, तो यहाँ मैंने लिखा x का मान समीकरण 2 में रखने पर मैं यहाँ पे रख दूंगा समीकरण 2 लिखने के बाद, चूंकि 4x था तो 4 पहले लिख लेंगे बाहर, x के मान को ब्रैकेट में लिखेंगे -y बराबर का 5, अंदर गुणा करेंगे 4 से, 13 चौको 52 हो जाएगा, 4 तय 12 हो जाएगा और ये 2 से तीजे गुणा होगा दोनों के पास, 2 एक कम 2y और 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब हमने क्या किया साथियों, माइनस माइनस हमारे पास सेम था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 तो 14 हो जाएगा, और इस 52 को संख्या की ओर ले जाएंगे, चूंकि इधर 10 है इधर 52 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 52 में से 10 जाएगा 42, इधर 14 है उधर 42 है, 14 एक कम 14, 14 3 42, मतलब y का मान कितना है 3 आया, y का मान 3। उसके बाद क्या करेंगे इस y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, तो मैंने लिखा अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास ये था x बराबर 13 माइनस 3y/2, तो भैया 13 गुणे 3y, y के जगह पे 3 का मान रख देंगे, y का मान 3 आया है, 3 3 का 9, 13 माइनस 9 तो 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा, 4 नीचे 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे x और y का मान मैंने आपको निकाल करके दिखा दिया। बहुत ही आसान तरीके से, आपको घबराना नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, बहुत ही आसान है साथियों। अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आया है तो इस सवाल को जो मैंने हल किया है एक बार दोबारा देख लीजिए, और आपके पास जो बुक है उसमें से प्रतिस्थापन विधि से 2-3 सवाल लगा लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या आपके लिए सरल सवाल लगा कि नहीं लगा? अगर अभी नहीं लगा तो एक बार दोबारा देखिए, सवाल सरल लगने लगेगा। बहुत ही आसान है, थोड़ा हाथ बढ़ा के किया है मैंने और समझाते हुए किया है। तो आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक सवाल हमारे पास है उसको मैं प्रतिस्थापन विधि से आपको करके दिखाता हूं और सिखाता भी हूं कैसे लगाया जाता है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, मेरा आपसे निवेदन है कि जो मैं सवाल लिखा हूं क्वेश्चन नंबर 2, इसको प्रतिस्थापन विधि से ही आप लोग हल करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे। यहाँ पे लिखा x प्लस 2y बराबर -1, और ये समीकरण दूसरा लिखा है 2x माइनस 3y बराबर 12। इसका साथियों हल करके प्रतिस्थापन विधि से ही इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी टॉपिक का नेक्स्ट क्लास हम लोग लेंगे, उसमें हम लोग कुछ बड़े बड़े सवाल को हल करेंगे, और उसी में मैं आपको सिखाऊंगा। प्रतिस्थापन विधि तो मैंने सिखा दिया, विलोपन विधि उसी क्लास में सिखाऊंगा। क्योंकि साथियों समय आपके पास भी कम है, हमारे पास भी कम है, तो कम समय में ज्यादा चीजें सीखना है। तो आज मैंने आपको सिखाया संपाती संगत, अनेक हल, एक हल, कोई हल नहीं साथियों निकालना सिखाया, और साथ में मैंने आपको बताया प्रतिस्थापन विधि। इस सवाल को हल करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर लिखिएगा, और साथियों आई होप आपको समझ में जरूर आएगा, और जरूर आया भी होगा। आई होप आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आइए साथियों मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए क्लास में, नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए BSA के संग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।